पिछली वीडियो में हम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। देखिए हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए ये एक साइड में लिखी हुई है एनिमल सेल और ये इस साइड में आपको जो चौकोर आकृति की दिखाई दे रही है ये कौन से प्लांट सेल, जिसमें लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये कॉमन यानी कि दोनों कोशिकाओं में जो ये चीज़ है ना ये पाई जाती है। चलिए हम इन दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं। देखिए जो एनिमल सेल होती है ये आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। जो एनिमल सेल होती है आकार में छोटी होती है, लेकिन वही जो प्लांट सेल होती है यानी कि जो पादप कोशिका होती है आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। और देखिए जो एनिमल सेल होती है इसमें जो रसधानी होती है, इंग्लिश में से बोलते हैं वैक्यूल्स, है ना। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, ये जल को स्टोर करती है। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा से मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, है ना। तो रसधानी इसमें कैसी होती है, छोटी होती है। वहीं प्लांट सेल की जो राजधानी होती है वो आकार में कैसी होती है, बड़ी, है ना। अगर इनकी बात आ जाए संख्या किसमें ज़्यादा होती है, संख्या इसकी एनिमल सेल में ज़्यादा होती है और प्लांट सेल में इनकी संख्या कम होती है, क्योंकि आकार जहाँ बड़ा होगा तो संख्या में ये क्या होगी, कम होंगी। ठीक है। अब देखिए जो एनिमल सेल होती है इसका जो आकार कैसा होता है, गोल। देखिए ये आकार कैसा है इसका, गोल, ठीक है ना, एनिमल सेल का। वहीं जो पादप कोशिका होती है इसका आकार कैसा होता है, आयताकार। देखिए चौकोर है, ठीक है। तो जो पादप कोशिका होती है इसका आकार कैसा होता है, आयताकार, या हम कह सकते हैं चौकोर होता है। अब यहाँ देखिएगा जो एनिमल सेल होती है इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम। हालांकि जो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, ये कोशिका का विभाजन करता है। जब हम कहीं कट जाते हैं या हमारी कहीं चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसको हीलिंग यानी उसको भरने में काम किसका होता है, सेंट्रोसोम का होता है। अब यहाँ से आप लोग बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो किस अंग में होता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो हमारे लीवर में होता है। और प्रश्न बनता है कि कोशिका विभाजन नहीं होता है तो कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, न्यूरॉन, यानी कि हमारे जो मस्तिष्क है ना उसमें न्यूरॉन सेल होती हैं, तो उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो प्लांट सेल होती है इसमें कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा। हालांकि जो पादप कोशिका होती है इसमें आपका जो सेंट्रोसोम होता है ना ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें जो कोशिका विभाजन किसके थ्रू होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। अब इसमें देख लीजिएगा एनिमल सेल में, हालांकि इसमें जो लवक नहीं पाया जाता है ना। लवक इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। ये मैंने बताया था, ये जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। ये किसमें पाया जाएगा, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है ना। लवक भी मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये कलर प्रदान करते हैं, भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं, है ना। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया था, और भोजन बनाने का काम करते हैं। ये तीनों के तीनों आपको बता दीजिए। अब देखिएगा एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, सीलिया और फ्लैजेला। अब यहाँ देखिए सीलिया और फ्लैजेला उन कोशिकाओं को कहते हैं जो कोशिकाएं गति करती हैं। अब ये कोशिकाएं पाई कहाँ जाती हैं, ये देखिए ओवम और स्पर्म यानी कि अंडाणु और शुक्राणु में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, गति करती हैं, ठीक है। वहीं हम इसे देखेंगे तो जो प्लांट सेल है, जो पादप कोशिका है, उसमें क्या होता है, देखिए कोशिका भित्ति होती है। समझ में आया, क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों में कॉमन क्या पाया जाता है, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों में ही क्या कॉमन पाया जाता है। अब वो हम देख लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में पाया जाएगा, यानी कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका, ये दोनों कोशिका में पाया जाएगा। गोल्जी बॉडी, हालांकि अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इसका काम होता है ऑक्सीशोषण करती है ये, और ऑक्सीशोषण के दौरान इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है जिसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ आगे देखिएगा गोल्जी का है, यानी गोल्जी बॉडी, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका ये दोनों में पाया जाता है। ये गोल्जी बॉडी का जो काम होता है वो क्या होता है, पदार्थों का परिवहन करना, है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अब देखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इन दोनों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है और कोशिका का कंकाल कहते हैं इसे, ठीक है। और ये 2 प्रकार का होता है, स्मूथ होता है, रफ होता है। जो स्मूथ वाला जो भाग होता है वो
वसा और कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है, और जो रफ होता है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब आगे देख लेते हैं राइबोसोम। दोनों में क्या पाया जाता है कॉमन? राइबोसोम भी पाया जाता है, वो भी कौन सा? 80S वाला, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। और केंद्रक, केंद्रक भी इन दोनों में कॉमन होता है। समझ में आया? अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। हालांकि देखिए इन प्रश्नों को मैं इसलिए आपको रिवाइज कराता हूँ जिससे कि आप लोगों को चीज़ें वहीं की वहीं याद हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि हम जो चीज़ें दूसरे के मुंह से सुनते हैं वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। इसीलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको ये चीज़ें यहाँ का यहीं याद हो जाए, क्योंकि पढ़ने के लिए काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं। अभी तो आपका बायोलॉजी चल रहा है, इसके बाद में आपको जब बायोलॉजी आपका पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद में आपकी अगली कक्षाएं जो पॉलिटी है वो मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए आगे हम बढ़ते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। तो ये कोशिका के दो प्रकार हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक होती है ये अर्ध विकसित कोशिका होती है। कैसी होती है? अर्ध विकसित। ये क्या होती है? विकसित कोशिका होती है। अब यहाँ देखिएगा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक अर्धविकसित कोशिका होती है, एक पूर्ण विकसित होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब जो देखिए जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो मानव, है ना, यानी हम कह सकते हैं जंतु और पादप में पाया जाता है। हालांकि जंतुओं की श्रेणी में मानव भी आता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये किस किस में पाई जाती है? जंतु और पादप। हम सभी इसमें आ जाएंगे, पेड़, समझ में आया? पेड़ पौधे पक्षी वगैरह सारे सारे इसी में आ जाते हैं। अब देखिए हम इसे पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी अर्धविकसित कोशिका। देखिए इसमें पहली बात तो ये है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, वो भी कौन सा? 70S वाला। न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भी अर्धविकसित होता है, और इसमें एक क्रोमोजोम पाया जाता है ना, और इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है। चलिए हम इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसमें कोशिका के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं, है ना, यानी कि इसमें कोशिका के अंग नहीं पाए जाते हैं। कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, है ना। तो पहला पॉइंट तो यही है, इसमें क्या होता है, कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका। इसे देखिए क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। और देखिए अगला पॉइंट लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए जो केंद्रक होता है, केंद्रक कैसा होता है? अविकसित होता है, तो लिख देते हैं केंद्रक अविकसित, यानी कि केंद्रक पूर्णतः इसमें विकसित नहीं होता है ना, और केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, केवल एक ही गुणसूत्र
पाया जाता है। हालांकि देखिए गुणसूत्र किसे कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, उसी में क्रोमोजोम होते हैं, है ना, क्रोमोजोम को ही गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हम आगे से आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए और देखिए अगला पॉइंट इसमें और देख लेते हैं। इसमें जो कोश का विभाजन होता है, लिख देते हैं, इसमें कोश का विभाजन, इसमें कोशिका विभाजन, विखंडन एवं मुकुलन, मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं वडिंग, है ना, के माध्यम से होता है, के माध्यम से होता है, माध्यम से होता है। समझ में आया? देखिए इसमें जो कोश का विभाजन होता है, विखंडन और मुकुलन, ये देखिए विखंडन क्या होता है और मुकुलन क्या होता है। इसमें जब मैं आपको कोश का विभाजन बताऊंगा तो वहाँ मैं आपको ये वाला जो डाउट है ना जी, विखंडन और मुकुलन किसे कहते हैं, ये मैं आपको वहाँ पे आगे समझा दूंगा। ठीक है, आप अभी यही समझिएगा। इसमें से क्या होता है, जो कोशिका होती है उसी में से अलग अलग कोशिकाएं बनती चली जाती हैं। तो प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा जो कोशिका विखंडन होता है ना, या कोश का विभाजन होता है सबसे ज़्यादा, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा या यूकैरियोटिक कोशिका में होगा। तो यहाँ आपको टिक करना है कि जो सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, है ना। अब देखिएगा, इसीलिए जो कोरोना वायरस था, अब प्रश्न बनता है जो जो कोरोना वायरस था, यानी या वायरस किसी भी प्रकार का वायरस, वो किस कोशिका में आएगा। तो देखिए ना ही तो एकैरियोटिक में आएगा, ना ही वो प्रोकैरियोटिक में आएगा। ये एकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, है ना, यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच की कड़ी है, इसीलिए इसे अकोशिकीय कहा जाता है। यानी कि एकैरियोटिक इसे कहा जाता है वायरस को, है ना। वायरस होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आप देखिए आगे देख लेते हैं। इसमें विखंडन किसके माध्यम से होता है, यानी कि इसमें जो कोश का विभाजन होता है वो विखंडन और मुकुलन के यानी कि वडिंग के माध्यम से होता है। अब यहाँ देखिए इसमें कोश का झिल्ली पाई जाती है। कोश का झिल्ली, और इसमें देखिए 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब इसमें से देखिएगा, आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए इसे मैं एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो यही है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इसे यह कैसी होती है, अर्धविकसित कोशिका होती है, और इसमें कोशिका के सभी अवयव नहीं पाए जाते हैं, और इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। और केंद्रक इसमें कैसा होता है, अविकसित होता है। केवल एक ही गुणसूत्र होगा। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है ना। और इसमें कोश का जो विभाजन होता है वो विखंडन और मुकुलन के माध्यम से होता है, और इसमें कोश का झिल्ली और 70S राइबोसोम पाया जाता है। यानी कि इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, बाकी का इसमें नहीं पाया जाता है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ समझ लेते हैं। पहली बात तो इसमें कोश का झिल्ली पाई जाएगी, कोश का झिल्ली हो गया। दूसरी बात, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, अल्प विकसित, यानी कि पूर्णतः विकसित नहीं होता है। और दूसरी बात, इसमें राइबोसोम पाया जाएगा, वो भी कौन सा वाला पाया जाएगा, 70S। कौन सा पाया जाएगा, 70S। 70S, ठीक है। अब प्रश्न आएगा क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। इसमें गोल्गी बॉडी पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। ये जो चीज़ें लिखाई आपको बस ये याद रखना है, ये पाया जाता है, बाकी ये कुछ नहीं पाया जाएगा। प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें पाई जाएगी, बाकी का नहीं पाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका में, हालांकि यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करा चुका हूँ। चलिए एक बार इसका हम रिवीजन के तौर पे चीज़ों को और देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए
अब यहाँ देखिएगा, एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। देखिए, कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाएगी? पादप कोशिका में पाई जाएगी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब कोशिका के अवयव देख लेते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? जो न्यूक्लियस होगा, इसमें जो तरल गाढ़ा पदार्थ होता है ना, तो उसे कहते हैं जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव। जब केंद्रक में पाया जाएगा तो केंद्रक द्रव बोलेंगे, और जब कोशिका में पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे हम कोशिका द्रव बोलेंगे। ये आपको मैंने पढ़ा दिया था, है ना। इसकी खोज किसने की थी? फुरकंजी ने की थी। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था राइबोसोम, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, है ना। राइबोसोम हमने पढ़ लिया, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड। लेकिन जो जो प्लास्टिड होता है बीच में पाया जाएगा न्यूक्लियस। यहाँ देखिए, जो प्लास्टिड होता है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। देखिए, ये इसमें ऑक्सीशोषण चलता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। इस 38 एटीपी बराबर के एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब इसमें देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कोशिका का कंकाल बोलते हैं। ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है। दो प्रकार का होता है, स्मूथ होता है, रफ होता है। एक प्रोटीन का निर्माण करता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। राइबोसोम, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण करता है ना। यानी कि 20 एमिनो अम्ल को मिलाकर के एक प्रोटीन बनता है। गोल्जी बॉडी, ये पदार्थों का परिवहन करती है। ठीक है। इसे ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। प्रश्न आता है ट्रैफिक पुलिस निम्नलिखित में से किसे बोलते हैं? तो गोल्जी बॉडी को बोलते हैं। लाइसोसोम, प्रश्न आता है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, है ना। जब कोशिका का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा होता है ना, तो क्या होगा? जो अंग काम नहीं कर रहा होगा उसे नष्ट कर देगा। कभी कभी होता है पूरी कोशिका ही काम नहीं कर रही होती है तो अपने को क्या कर लेता है? ब्लास्ट कर लेता है। इसीलिए इसे कहते हैं कोशिका का एटम बम, परमाणु बम। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो क्या करता है? ये कोशिका का विभाजन करता है, उस चीज़ को ठीक कर देता है। ठीक है। लेकिन प्रश्न बनता है सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ नहीं होता है? ब्रेन में नहीं होता है, न्यूरॉन सेल में नहीं होता है। और जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? उसमें कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आता है वैक्यूल्स, इसका काम क्या होता है? जल को स्टोर करने का काम करता है ये, है ना। इसलिए इसे हिंदी में बोलते हैं राजधानी बोलते हैं। पादपों में ये बड़ा होता है, जंतुओं में ये छोटा होता है। जंतुओं में इसकी संख्या अत्यधिक होती है, पादपों में इसकी संख्या क्या होती है? कम होती है। प्लास्टिड, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ये कलर प्रदान करता है, भोजन का निर्माण करता है और भोजन को स्टोर करके रखता है। 3 प्रकार का होता है। ये हमने सारा अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें देखिए पढ़ना होगा क्या? न्यूक्लियस। ठीक है। ऑल ओवर आपको यहाँ से रिवीजन पूरा कोशिका का एक जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। ठीक है ना। हाँ, और बाकी थ्योरी के रूप में मैंने आपको इसमें के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपको इसमें लिखा दिए हैं। ठीक है ना। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब हम इसमें देखेंगे केंद्रक। किसे पढ़ेंगे? केंद्रक। अब देखिए प्रश्न बनता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है ना। अब देखिए जो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यहाँ लिख देते हैं केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, है ना। चलिए, यानी कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
वो सॉरी केंद्रक की खोज है ना, केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब देखिए इसका काम क्या होता है, ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, लिख देते हैं यह कोशिका का, यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, नियंत्रण केंद्र है। देखिए नियंत्रण केंद्र का मतलब होता है, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है ना, यानी पूरी ऑल ओवर कोशिका को जो कंट्रोल रखता है ना। अब जैसे कि हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है ना। इसी प्रकार से जो पूरी की पूरी जो कोशिका होती है उसे कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन करता है? केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसी में क्रोमोजोम उपस्थित होते हैं, लिख देते हैं इसी में क्रोमोजोम, यानी कि गुणसूत्र, इसी में गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं या उपस्थित होते हैं। प्रश्न आएगा जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं, ठीक है। पूरी पूरी कोशिका को कौन कंट्रोल करके रखता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। अब हम देखिए आगे पढ़ लेते हैं गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, है ना। चलिए गुणसूत्र, देखिए पहली बात तो यही है, जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं, है ना। यानी कि सिंगल नहीं होते, ये किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। अगर मनुष्य की बात कर ली जाए तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, है ना, या क्रोमोजोम होते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है इसकी खोज किसने की थी। खोज इसकी की थी वाल्थर फ्लेमिंग ने। यानी गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी, है ना। इसका जो नामकरण किया था, नामकरण वाल्डेयर ने किया था, यानी कि HW वाल्डेयर। इसका जो नामकरण किया था वो किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था, है ना। अब देखिएगा मानव में इसकी संख्या कितनी होती है? मानव में यह 23 जोड़ा, यानी कि 46 होते हैं। मानव में कितने जोड़े में, अगर पूछेगा मानव में कितने जोड़ी क्रोमोजोम पाए जाते हैं, है ना, कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। अब संख्या में कितने होते हैं? संख्या में कितने होते हैं? 46, यानी कि 46 होते हैं, है ना। अब प्रश्न बनता है कि इसी के अंदर DNA होता है। इसी के अंदर क्या होता है? DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बात आती है कि DNA की खोज किसने की थी, है ना। अब यहाँ देखिएगा जो DNA की खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक मिरर ने, यानी कि फ्रेडरिक मिरर। बात आती है इसका जो मॉडल किसने तैयार किया था? DNA का मॉडल, लिख लेते हैं इसे भी मॉडल, वाटसन एवं क्रिक।
यानी जो डीएनए का जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अब यहाँ देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ही जीन पाए जाते हैं। हम लिख लेते हैं डीएनए के अंदर ही जीन पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए के अंदर ही जीन पाए जाते हैं। पहले हम इतना समझ लेते हैं। देखिए जो गुणसूत्र की खोज की थी वो किसने की थी? वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। अब इसका जो नामकरण किसने किया था? वार्लियर ने किया था। अब देखिए मानव में कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, यानी संख्या में कितने होते हैं? 46 होते हैं। बाकी की मैं अन्य जो जीवों में होते हैं ना, उनकी भी मैं आपको इसमें लिखा दूंगा कि किसमें कितने ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो क्रोमोजोम होता है इसके अंदर क्या होते हैं? डीएनए होता है इसी के अंदर, है ना। खोज किसने की थी? डीएनए खोज फ्रेडरिक मिरर ने की थी। इसका जो मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है, अब देखिए डीएनए के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? जीन। अब प्रश्न बनता है जीन की खोज किसने की थी? जीन की खोज जोहानसन ने की थी, है ना। चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं, इरेज कर देते हैं इसे हम पहले। जीन, देखिए इससे यहाँ से आपको केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जोहानसन ने। और जो जीन ही होते हैं यही आनुवांशिकता के आधार का क्या होते हैं? इकाई होती है। यानी समझ में आया? यानी कि जीन ही आनुवांशिकता का क्या होते हैं? आधार होते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं जीन ही आनुवांशिकता का आधार होते हैं। अब यहाँ आप समझिएगा, देखिए कोशिका, कोशिका के अंदर ही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। अब न्यूक्लियस में ही क्या होता है? देखिए न्यूक्लियस में ही क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं। और ये कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। कैसे होते हैं? ये जोड़े में होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये अब देखिए इसी में से हम एक गुणसूत्र को निकाल लेते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी गुणसूत्र की। कुछ एच आकार की आकृति बनती है। ये आपका क्या होगा? एक गुणसूत्र हो गया। ठीक है ना। इसी में क्या होता है? नीचे यहाँ से, हाँ देखिए, चलिए यहाँ से खोल लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे इसे। देखिए जो जीन होता है ना, जो क्रोमोजोम होते हैं, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है ना। अब इसी में देखिए क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है इसी में। ठीक है, डीएनए हो गया। अब इसी में क्या पाया जाता है? जीन। ये एक फेरा हो गया, ये क्या है आपका? जीन हो गया। ठीक है ना। अब देखिए जीन में ही क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये जीन होता है। देखिए शुरुआत से समझ लेते हैं। कोशिका, कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है। इस न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं? क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, अब इस क्रोमोजोम को हमने एक को बाहर निकाल लिया है, एक क्रोमोजोम, क्योंकि क्रोमोजोम किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। क्रोमोजोम के अंदर ही क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब डीएनए में ही क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन, है ना। अब देखिएगा जो एक क्रोमोजोम होता है इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? हम सैटेलाइट कहते हैं। बीच वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं।
नीचे वाले भाग को टेलोमर कहते हैं और इसमें एक संरचना होती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं एरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।